तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं अर्पित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अर्पित एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों को पता है कि हम लोग यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की कंप्यूटर सीरीज को लगातार कर रहे हैं। और ये दोस्तों हमारा बिग डेटा प्रोसेसिंग टॉपिक चल रहा है, जिसका दोस्तों आज हम लोग दूसरा पार्ट कवर करेंगे। पार्ट फर्स्ट हम लोग ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। तो दोस्तों आज ये हमारा पार्ट सेकेंड रहेगा। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो पुरानी जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी थी, जिसका एग्ज़ाम हो चुका था लेकिन टाइपिंग नहीं हुई थी, तो टाइपिंग की दोस्तों उन लोगों की डेट आ चुकी है। तो जो नए तैयारी कर रहे हैं नई वैकेंसी की 5512 वैकेंसी की, तो उनके लिए एक प्रकार से दोस्तों पूरा रास्ता क्लियर होता चला जा रहा है। ये मान के चलिए जितनी जल्दी पुरानी वाली वैकेंसी निपटेगी उतनी जल्दी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो सभी साथी भ्रम में ना रहें, अपनी तैयारी और अपना रिवीजन बिल्कुल आखिरी स्तर तक ले जाएं और अपनी अच्छे से तैयारी दोस्तों करते रहें, क्योंकि अब एग्ज़ाम होने में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिग डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, थोड़ी सी उस पर चर्चा कर लेते हैं। जबकि मैं पहली वाली वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों बिग डेटा प्रोसेसिंग क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आप कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करते हैं, तो इनपुट प्रदान करने के बाद वो सीपीयू में जाता है। वो डाटा सीपीयू में गया तो वो सीपीयू के द्वारा उस डेटा का प्रोसेसिंग किया जाता है, फिर आउटपुट प्रदान किया जाता है। तो उसी प्रकार दोस्तों जब भारी मात्रा में किसी कंप्यूटर को डेटा दिया जाए तो वो बिग डेटा हो जाता है। उसी बिग डेटा की दोस्तों प्रोसेस को ही हम लोग बिग डेटा प्रोसेसिंग कह देते हैं। लेकिन दोस्तों बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए जो बड़ी मात्रा में डेटा होता है, उसको प्रोसेस करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होने ज़रूरी है। तभी हम इन्हीं टूल्सों की सहायता से उस जो बिग डेटा को वो प्रोसेस कर पाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों बिग डेटा प्रोसेसिंग वो नाम हम पड़ गया। बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करना ही बिग डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। और दोस्तों बिग डेटा प्रोसेसिंग को हम लोग किन के माध्यम से प्रोसेस करेंगे? इन कुछ प्रमुख टूल्स के माध्यम से प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ प्रमुख टूल्स लिखे हैं, जबकि इनके अलावा और भी टूल्स होते हैं। लेकिन यदि हम लोग सभी पढ़ने लगे दोस्तों तो 15 से 20 वीडियो केवल इनके टूल्स को कवर करते ही बन जाएगी। तो दोस्तों पढ़ना हम लोगों को उतना है जितना हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले मैंने लिखा है हडूप हो गया आपका, दूसरा हो गया अपाचे स्पार्क, तीसरा हो गया अपाचे स्टॉर्म, चौथा हो गया दोस्तों अपाचे कैसेंड्रा, पांचवा हो गया अपाचे फ्लिंक और छठवां हो गया अपाचे काफका। ये दोस्तों जो आपको चिन्ह दिख रहे हैं, तो आज मैंने कॉपी में पहले से ही अंडरलाइन कर दिया है जो चीज़ आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो जो चीज़ दोस्तों आपको अंडरलाइन दिखे तो वो चीज़ ये मान के चलिएगा कि इस चीज़ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने पहले टूल्स की ओर। इसको हम लोगों को अच्छे से विस्तृत रूप में पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि पिछली बार जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें इनके अंदर से प्रश्न पूछ लिया गया था दोस्तों। तो पहला है दोस्तों हमारा हडूप। तो चलिए दोस्तों इसको समझ लेते हैं अच्छे से। इसमें क्या है दोस्तों? इसमें है दोस्तों हडूप एक ओपन सोर्स बिग डेटा एनालिटिक टूल्स है। अब दोस्तों ये एक हमारे लिए नई वर्ड आया, ओपन सोर्स। ये क्या होता है दोस्तों? ओपन सोर्स वो चीज़ होती है जो एग्ज़ाम में या अन्य जगह सभी के लिए समान मात्रा में उपलब्ध रहती है और फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध रहती है। जैसे कि मान के चलिए मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाली, वो किसी के लिए दोस्तों चार्जेबल तो नहीं है, आप लोगों को कोई भी पैसा नहीं देना पड़ रहा है। तो ये जो चीज़ दोस्तों वीडियो कहलाई वो मेरी ओपन सोर्स वाली कहलाई। यदि इसी को दोस्तों मैं अपने एप्लीकेशन में डालने लगूं तो आप लोगों को उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो क्लोज सोर्स कहलाएगी दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों ये ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स आपको समझ में आया होगा। तो ये दोस्तों हडूप आपकी ओपन सोर्स बिग डेटा एनालिटिक टूल है। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है हडूप सभी प्रकार के डेटा के लिए बिग स्टोरेज प्रदान करता है। अब दोस्तों एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिग डेटा प्रोसेसिंग में बिग स्टोरेज
कौन सा टूल्स प्रदान करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हडूप जो टूल्स है वो बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए बहुत बड़ी मात्रा में स्टोरेज प्रदान करता है। भाई जब डेटा को प्रोसेस करेंगे तो डेटा को इनपुट करना ज़रूरी है, डेटा को स्टोर करना ज़रूरी है, तभी तो वो डेटा प्रोसेस में आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। हडूप को बड़े डेटा सेट्स को संग्रहित करने के साथ प्रोसेस करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। यानी कि ये जो हडूप है दोस्तों वो बड़े बड़े डेटा सेट्स को संग्रहित तो करता है और साथ में उसको प्रोसेस भी करने का काम करता है। इसमें असंख्य कार्य करने की क्षमता होती है। यानी कि दोस्तों ये इतना मतलब अच्छा टूल्स है कि एक साथ ये कई सारे काम एक साथ ही कर लेता है। इसके अलावा दोस्तों अगले पॉइंट में हडूप अपनी उच्च गति तथा स्केलेबिलिटी के कारण आपको कभी भी हार्डवेयर विफलता पर विचार करने की अनुमति नहीं देता। तो ये क्या है दोस्तों, इसको समझ लेते हैं। यानी कि दोस्तों ये हडूप की जो गति है वो बहुत तेज होती है और दोस्तों स्केलेबिलिटी यानी ये इतने अच्छे से वर्क करता है कि आपको कभी भी हार्डवेयर जो होते हैं ना, जो हार्डवेयर ख़राब वगैरह हो जाते हैं, तो इतने अच्छे तरीके से ये टूल काम करता है कि आपको कभी भी उन हार्डवेयर की विफलता पर विचार नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। इसका ये अर्थ है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है हडूप में कार्य करने के लिए मूल भाषा जावा का प्रयोग होता है, लेकिन कहीं कहीं पाइथन तथा स्काला भाषा का भी प्रयोग हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि याद ना भूले कि आपका जो हडूप जो है दोस्तों उसमें 2023 के एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है कि जावा किस टूल के लिए काम करती है, या ये पूछा गया था दोस्तों कि हडूप में कौन सी लैंग्वेज प्रयोग की जाती है, कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है। तो मूलतः दोस्तों जावा भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पाइथन या स्काला भाषा का भी प्रयोग कर दिया जाता है। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछे तो आपको केवल जावा भाषा ही याद रखना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने अगले टूल की ओर। अगला दोस्तों हमारा टूल है अपाचे स्पार्क। ये क्या है समझ लेते हैं दोस्तों। अपाचे स्पार्क एक ओपन सोर्स डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है। देखिए दोस्तों ये ओपन सोर्स वही है जो मैंने पिछले वाले टूल में समझाया था, जो बड़े पैमाने पर डेटा को जल्दी तथा कुशलता से प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी कि ये जो दोस्तों हमारा बिग डेटा प्रोसेसिंग है उसको बहुत जल्दी से और बहुत कुशलता के साथ उसको प्रोसेस करने के लिए ये अपाचे स्पार्क नामक जो टूल है वो उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अपाचे स्पार्क मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट अर्थात जावा, स्काला, पाइथन जैसी और भी भाषाओं का समर्थन करता है। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हमने हडूप में पढ़ा था कि हडूप के जो टूल में है उसके लिए मुख्यतः जावा भाषा का प्रयोग करते हैं, जावा लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। तो ये जो दोस्तों अपाचे स्पार्क है ये मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, यानी कि इसमें कई प्रकार की भाषाओं का यूज किया जा सकता है। इसमें कोई एक विशेष भाषा नहीं रहती, जैसे कि हमने हडूप में मुख्य भाषा जावा पढ़ी थी। इसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा, अगला है दोस्तों हमारा अपाचे स्पार्क डाटा को कई नोड्स पर वितरित करता है। ये वाली अंडरलाइन आप लोग देखते चलिएगा दोस्तों, ये समझ लीजिए अंडरलाइन एक प्रश्न बन रही है। तो अपाचे स्पार्क डाटा को कई नोड्स पर वितरित करता है जिससे प्रोसेसिंग की गति बढ़ जाती है। इसके साथ ही अपाचे स्पार्क रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त है। तो ये क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों कि अपाचे स्पार्क क्या काम करता है। ये जानने से पहले आप ये समझ लीजिए, ये मैंने क्लस्टरिंग प्रोसेस लिखा है, इसका क्या मतलब है। जैसे कि दोस्तों बहुत बड़ा डेटा है, आप पहले ये समझिए कि जैसे कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यदि आप उस बड़ी प्रॉब्लम को अपने सभी साथियों में एक एक करके एक एक चीज़ बांट देंगे कि ये चीज़ तुम्हें सॉल्व करनी है, ये चीज़ तुम्हें सॉल्व करनी है, तो वो प्रॉब्लम जो बड़ी प्रॉब्लम है वो नॉर्मली आपकी सॉल्यूशन हो जाएगी। उसी तरह दोस्तों उसी चीज़ को आप ये डेटा से जोड़िए। जैसे बहुत बड़ी मात्रा में डेटा है तो ये अपाचे स्पार्क क्या करता है, उस डेटा को कई नोड्स पर वितरित कर देता है।
ये जो दोस्तों वितरित वाली है, इसी को एक क्लस्टरिंग कह सकते हैं, ये क्लस्टरिंग प्रोसेस ही है। तो ये डेटा को कई नोड्स पर वितरित कर देता है, जिससे प्रोसेसिंग की गति बढ़ जाती है। यानी कि वो टुकड़ों में टूट गया दोस्तों बहुत बड़ा डेटा, तो इससे दोस्तों उसकी जो प्रोसेस करने की गति है वो आपकी बढ़ जाती है। तो इसके अलावा दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अपाचे स्पार्क में फॉल्ट टॉलरेंस की सुविधा है, जिससे डाटा की सुरक्षा होती है। अब दोस्तों ये फॉल्ट टॉलरेंस क्या है? ये दोस्तों वो चीज़ है कि जैसे कि मान के चलिए बिग डेटा प्रोसेसिंग में हमारा डेटा प्रोसेस हो रहा है, उसके दौरान दोस्तों किसी टूल में या कोई भी ऐसा सिस्टम है जिसमें खराबी आ जाती है, तो दोस्तों यदि अपाचे स्पार्क है तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि डेटा की प्रोसेस की जो प्रक्रिया है वो रुकती नहीं है दोस्तों। आपके सिस्टम में खराबी आ जाने के पर भी ये अपाचे स्पार्क की प्रक्रिया रुकती नहीं है। फॉल्ट माने होता है दोस्तों कोई कमी, टॉलरेंस मतलब होता है उसकी सहनशीलता, यानी कि वो उसका की जो कमी है उसको सहन भी करे रहता है और उसकी प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसी को अपाचे स्पार्क में फॉल्ट टॉलरेंस की प्रक्रिया कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं स्पार्क जो अपना अपाचे स्पार्क के मुख्य घटक हैं। इसके दोस्तों मुख्य 3 घटक बताए गए हैं। तो दोस्तों आपको केवल इनके नाम याद रखने हैं, आपको ये याद नहीं रखना है कि कौन सा घटक किस काम के लिए उपयोगी है। यदि आप ये नाम भर याद रख लेंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आखिर स्पार्क स्ट्रीमिंग किस बिग डेटा प्रोसेसिंग टूल के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो अपाचे स्पार्क के अंदर कर आता है। सॉरी दोस्तों। तो पहला दोस्तों है हमारा अपाचे कोर। तो ये दोस्तों डेटा प्रोसेसिंग के लिए मुख्य घटक है। दूसरा है दोस्तों स्पार्क एसक्यूएल, ये दोस्तों क्वेरी के लिए उपयोगी है। तीसरा है दोस्तों स्पार्क स्ट्रीमिंग, ये दोस्तों रियल टाइम प्रोसेसिंग में उपयोगी है। ये दोस्तों जो एसक्यूएल है, यहाँ पर मैंने इसका फुल फॉर्म रख दिया है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये दोस्तों हमारा दूसरा टूल जो अपाचे स्पार्क है ये भी पूरा हुआ। चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने तीसरे टूल की ओर। तीसरा दोस्तों हमारा टूल है अपाचे स्टॉर्म। जानते हैं, समझ लेते हैं दोस्तों ये क्या है। अपाचे स्टॉर्म एक वितरित रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है, यानी कि ये भी डिस्ट्रीब्यूट वाली जो रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम है अपाचे स्टॉर्म, जो बड़े पैमाने पर डेटा को संभालने तथा प्रोसेस करने में मदद करता है। यह एक ओपन सोर्स, देखिए दोस्तों ये भी ओपन सोर्स है। अभी तक मैंने जो आपको तीनों बताए हैं ये सभी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हैं, जो अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया है। आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है कि ये अपाचे जो स्टॉर्म है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया है। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है अपाचे स्टॉर्म किस मॉडल पर आधारित है, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, ये JSON बेस्ड प्रोटोकॉल है। ये आपको प्रोटोकॉल याद रखना है कि अपाचे स्टॉर्म किस प्रोटोकॉल पर आधारित है, JSON बेस्ड प्रोटोकॉल पर आधारित है, तथा यह भी मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करता है। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट मैं आपको पिछले वाले टूल में बता चुका हूँ कि इस पर भी किसी भी भाषा का प्रयोग से इसकी प्रक्रिया की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों फॉल्ट टॉलरेंट की सुविधा इसमें भी रहती है अपाचे स्टॉर्म नामक टूल में। तो चलिए दोस्तों स्टॉर्म के हम लोग कुछ जो प्रमुख उसके घटक हैं वो समझ लेते हैं। इसके दोस्तों मुख्यतः 4 घटक बताए गए हैं। पहला टोपोलॉजी, दूसरा स्पाउट, तीसरा बोल्ट दोस्तों, चौथा है टपल। तो दोस्तों जो टोपोलॉजी है वो डेटा प्रोसेसिंग के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा दोस्तों स्पाउट क्या काम करता है, डाटा को इनपुट करने में, जैसा कि मैंने आपको पूरी प्रोसेस की प्रक्रिया आपको बता चुका हूँ, तो डेटा को इनपुट करने में अपाचे स्टॉर्म का स्पाउट नामक घटक उपयोगी है। बोल्ट किस लिए उपयोगी है, डेटा को प्रोसेस करने में। टपल किसके लिए उपयोगी है, डाटा को स्टोर करने में। तो ये दोस्तों मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि केवल इनके यदि आपको नाम याद रहेंगे तो उतने में भी काम चल जाएगा। आपको ये पता होना ज़रूरी नहीं है कि इनके अंदर क्या है। ये तो मैंने एक आपको ओवरव्यू के रूप में लिख दिया है कि आपको थोड़ा सा
माइंड सेट हो जाए कि कौन सा घटक किस लिए उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने अगले टूल की ओर। अगला दोस्तों हमारा टूल है अपाचे कैसेंड्रा। ये क्या है दोस्तों, समझ लेते हैं। यह एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है। मैं आपको बताऊंगा ये नो एसक्यूएल क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। यह एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है जो वितरित तथा स्केलेबल है। यह डेटा को कई नोड्स पर संग्रहित करता है तथा उच्च उपलब्धता तथा प्रदर्शन प्रदान करता है। अब दोस्तों ये हम लोग जान लेते हैं कि ये नो एसक्यूएल है क्या। दोस्तों जैसे कि मान के चलिए हमने आपको एसक्यूएल दोस्तों बताया था, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो दोस्तों यहाँ पे नो लगा हुआ है। तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्ट्रक्चर का मतलब होता है कोई सिस्टमेटिक चीज़ हो, कोई आकृति सिस्टमेटिक ढंग से बनाई गई हो। तो इसी तरह दोस्तों जब कोई डाटा प्रदान किया जाता है तो उसको सिस्टमेटिक ढंग से प्रोसेस करना ही उसको स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस करना कहलाता है। तो यहाँ पे नो स्ट्रक्चर्ड लिखा है, यानी कि जब हम डेटा प्रदान करते हैं तो अपाचे कैसेंड्रा में वो डेटा कोई सिस्टमेटिक ढंग से प्रोसेस नहीं होता है। वो किसी भी तरह से प्रोसेस हो सकता है, बाकी कोई सिस्टम नहीं रहता दोस्तों, उसमें सिस्टमेटिक ढंग से प्रोसेस नहीं होता। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये अपाचे कैसेंड्रा आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है अपाचे कैसेंड्रा एक कॉलम ओरिएंटेड स्टोरेज है तथा इसमें भी फॉल्ट टॉलरेंट की सुविधा होती है जिससे डाटा की सुरक्षा होती है। तो दोस्तों कॉलम्स ओरिएंटेड स्टोरेज ये क्या है दोस्तों? जैसे कि मैंने आपको हडूप में बताया था कि हडूप बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए बिग स्टोरेज प्रदान करता है। तो इसी प्रकार दोस्तों ये अपाचे कैसेंड्रा क्या करता है, जो स्टोरेज प्रदान करता है। तो उसमें जो दोस्तों डाटा स्टोर रहता है वो कॉलम ओरिएंटेड रहता है, यानी कॉलम में स्टोर रहता है। कॉलम जानते होंगे आप लोग, जो खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं उनको कॉलम कहते हैं, और जो लिटी हुई लाइनें रहती हैं उनको हम लोग रो कहते हैं, यानी पंक्ति कहते हैं, और खड़े वाले कॉलम या स्तंभ कहलाते हैं। तो अगला पॉइंट है दोस्तों अपाचे कैसेंड्रा कमोडिटी हार्डवेयर तथा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है। तो दोस्तों ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है आपके लिए, ये केवल आपको याद रख लेना है कि अपाचे कैसेंड्रा कमोडिटी हार्डवेयर तथा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने अगले टूल की ओर। तो अगला है दोस्तों हमारा अपाचे फ्लिंक। ये क्या है समझ लेते हैं दोस्तों। यह एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स हम लोगों को पता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग इंजन है। डिस्ट्रीब्यूटेड मैं बता चुका हूँ, एक बड़े डेटा को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ना ही उसको डिस्ट्रीब्यूटेड करवाना कहलाता है। तो यह एक ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग इंजन है। अपाचे फ्लिंक की बात हो रही है दोस्तों, जो रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग तथा बैच प्रोसेसिंग दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है यह जावा तथा स्काला इसकी प्रमुख भाषाएं हैं। जैसे दोस्तों हडूप में हमने पढ़ा था कि हडूप में जावा भर थी उसकी प्रमुख भाषा, तो अपाचे फ्लिंक में आपको याद रखना है कि इसके लिए दो प्रमुख भाषाएं होती हैं दोस्तों, एक तो जावा होती है और एक स्काला होती है। तथा इसमें भी दोस्तों कौन सी सुविधा, फॉल्ट टॉलरेंस की, यानी कोई त्रुटि या कोई कमी आ जाने पर भी इसकी जो डाटा प्रोसेस की दोस्तों प्रक्रिया है वो रुकती नहीं है दोस्तों। तो अगला पॉइंट है दोस्तों यह डाटा प्रोसेसिंग के लिए उच्च गति तथा दक्षता प्रदान करता है। यानी कि ये अपाचे जो फ्लिंक है, जो डेटा प्रोसेस होता है वो बहुत तेज गति से होता है और बहुत अच्छी दक्षता के साथ, यानी बहुत सटीकता से अपनी डेटा को प्रोसेस करता है। इसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा यह राज्य प्रबंधन क्षमता को भी समर्थन करता है। तो ये दोस्तों ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, आपको याद नहीं भी रखना हो तो आप नहीं भी रख सकते हैं, ये तो मैंने केवल ऐसे ही ओवरव्यू के रूप में आपको लिख दिया है। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले टूल की ओर। अगला दोस्तों हमारा टूल है अपाचे काफका। यह एक ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। आपको सभी के अर्थ पता चल गए होंगे दोस्तों, मैं ऑलरेडी पिछले वाले टूल में आपको बता चुका हूँ, जो रियल टाइम प्रोसेसिंग तथा इवेंट ड्रिवेंट आर्किटेक्चर के लिए
डिजाइन किया गया है। ये दोस्तों एक अलग शब्द निकल के आया है, इवेंट ड्रिवेंट। तो दोस्तों इवेंट ड्रिवेंट ये आपको प्रोसेस समझने की ज़रूरत नहीं है, ये एक आर्किटेक्चर होता है दोस्तों, एक कोई सिस्टम रहता है जिसको अगर मैं समझाने आऊँगा तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और कोई आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि इवेंट ड्रिवेंट आर्किटेक्चर किस टूल पर था, तो अपाचे काफ्का नामक टूल पर था। तो दोस्तों अगला हमारा पॉइंट है, यह डाटा को एक सेंट्रलाइज सिस्टम से अन्य सिस्टम में ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोगी है। ये दोस्तों इसका एक प्रमुख पॉइंट है जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अपाचे काफ्का नामक टूल में यह डेटा को एक सेंट्रलाइज सिस्टम से यानी एक सिस्टम से अन्य सिस्टम में ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोगी है। ये दोस्तों इसका बहुत प्रमुख पॉइंट है जो कि आपको अपाचे काफ्का में याद ही रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने अब ये जो बिग डेटा प्रोसेसिंग के जो टूल्स हैं जिनकी माध्यम से हम लोग बिग डेटा को प्रोसेस करते हैं, तो ये हमने पूरे टूल्स कर लिए हैं। इसके बाद दोस्तों बिग डेटा प्रोसेसिंग की एक वीडियो और आएगी जिसके माध्यम से ये हम अपना एक और प्रमुख टॉपिक जो बिग डेटा प्रोसेसिंग चल रहा है ये पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि यदि वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक एंड सब्सक्राइब किया करिए, उसी से आपके लिए मेहनत करने का मोटिवेशन मिलता है और एक उत्साह होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।